प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस निरंतर चलने वाली कड़ी में आप ज्योति मेहरा से, जो कि अमृतसर से, आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं और ज्योतिष का काफी ज्ञान हम उनसे ले चुके हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया था कि किस प्रकार से हमको अपने ग्रहों को अपने रिश्तों के साथ में जोड़ करके उन्होंने बताया था कि और उस पर अगर हम अमल करते हैं तो जीवन में हमें कितना लाभ हो सकता है। आज उसी में आगे उनसे हम पूछेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस चीज पर बेस्ड है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है, क्या यूटिलिटी उसकी हमारी लाइफ में है। तो उसका ज्ञान आज हम ज्योति जी से लेंगे और ज्योति जी बिल्कुल तैयार हैं हमको नया ज्ञान देने के लिए। तो देखिए दर्शकों, कितना सुंदर हमारा सफर चल रहा है कि आज हम दोबारा ज्योति जी को हमने बुलाया है और वो अपने सारे बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे लिए आई है। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। यस ज्योति जी, Thank you, Nika ji, for such polite words. Thank you so much. यू आर सो ब्यूटिफुल। ऐसा लगता है कि बस यू कीप स्पीकिंग एंड वी कीप लिसनिंग टू यू। Thank you so much. Uh, तो हाँ जी, आप, नीता जी। हाँ, तो जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है और उससे लोगों को क्या लाभ मिल सकता है जीवन में, आप उसके बारे में लोगों को बताएं कि हम क्यों सीखें, क्या जीवन में तरक्की हो सकती है हमारे, क्या फायदे हो सकते हैं। लोग हर समय परेशान रहते हैं किसी न किसी कारण से और इधर उधर भागते हैं, लेकिन सही ज्ञान उनको नहीं मिल पाता है। तो वो सही ज्ञान आप उनको दें। जी। ऐसा है, जैसे मन में सवाल आते हैं ना, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी, तो सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में होता है कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरे हम्म। बच्चों की किस्मत में क्या है। सिंपल एक वर्ड आता है, किस्मत। हम्म। तो किस्मत तो बाद में जानेंगे ना, पहले हमें ये तो पता हो कि ये किस्मत कहाँ से आती है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे एक पल में, कुछ मिनटों में हमारी किस्मत पे इतना रिफ्लेक्ट कर देती है। कहाँ से आ रही है किस्मत? एक सिंपल सा है किस्मत, तो वही है कि हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर हम क्या है। इंडिया में सक्सेसफुल होंगे, बाहर सक्सेसफुल होंगे, कैसा रहेगा। तो कैसे ये बता देती है। तो जैसे मतलब इट्स वेरी सिंपल, हमारे वेदास में हर चीज को बहुत सिंपल करके और बहुत, मतलब वेदास तो कहते हैं कि जिस चीज का आपको रीजनिंग लॉजिक ना मिले, आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। हर हम्म। चीज पे सवाल कीजिए कि ये क्यों है, कैसे है। तो जैसे मान लीजिए आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया में एक तरह से एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी हम्म। कि हर कोई अपने लिए ग्रो करता था। और आज हम वही खाते थे जो पिछले साल ग्रो किया था। और हम्म। आज भी ग्रो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल क्या कल खाएंगे। कल क्या खाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आज अगर हम वो खा रहे हैं ना जो हमने पिछले साल उगाया था, तो बस यूं समझ लीजिए कि हमारी किस्मत भी यही है कि आज हमें सिर्फ वही मिल रहा है जो हम पिछले जन्मों में करके आए। अच्छा करके आए हैं तो अच्छा मिल रहा है, नहीं अच्छा करके आ रहे तो नहीं अच्छा मिल रहा। यूं समझ लीजिए कि बहुत सारे किसानों ने कनक उगाई, किसी ने बहुत ध्यान से उगाई, बहुत अच्छे बीज लिए, बहुत अच्छे से इरिगेशन की, दिन रात राखी की। जब कनक कट गई तो बड़े अच्छे बर्तनों में सुखा के पैक की। तो हम्म। आज तो वो बहुत अच्छी कनक खा रहे हैं। लेकिन हम्म। किसी ने मेहनत ही नहीं की, किसी ने मेहनत की, उगाई तो, लेकिन एंड में जल्दी जल्दी सिलन वाले बर्तन में रख दी, तो हम्म। अब तो उसकी कनक में स्मेल आ रही है, उसको तो वही यूज करनी पड़ेगी। बस यही है कि आप पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं। मतलब एक जैसे लोगों के मन में सवाल रहता है ना कि मेरी किस्मत में मेरे ही प्लैनेट्स ऐसा क्यों है, हम्म। भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों ऐसा किया। क्यों करा, ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है और हम सबने शायद अपने आप से भी करा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस बात समझने की है कि हम्म। भगवान कर्मों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। हम्म। भगवान किसी की किस्मत नहीं बना रहे, क्योंकि हम अगर मानते हैं कि भगवान हमारे लिए माँ बाप से भी ऊपर है, तो अगर हम माँ बाप हैं तो हम अपने दो बच्चों में कभी फर्क नहीं करेंगे। कभी बिल्कुल। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दें, दूसरे को ना दें। एक बच्चे के लिए हम बहुत अच्छा घर बना दें, दूसरे के लिए ना बनाए। हम तो कभी ऐसा कर ही नहीं ना सकते। हम तो सही। दोनों के लिए बराबर करते हैं। तो भगवान क्यों फर्क करेंगे?
अगर वो मानते तो हम हैं, कहते भी हैं, मानते भी हैं कि वो पेरेंट्स से भर के हैं। लेकिन जब हम मुश्किलों में गिरते हैं ना, तो क्या सवाल परेशानी यही है आता है कि भगवान मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे, हाँ मेरी क्यों नहीं सुन रहे। तो भगवान के लिए जो एक्चुअली वर्ड है ना, वो है गुणातीत। गुणातीत। कुछ भी वर्ड है जिनकी ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब गुण होते हैं ना, जैसे तो सतगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण, हाँ जिन्होंने इन गुणों को अपने अतीत में छोड़ दिया, वो है भगवान। वो भगवान है। और हम उन्हीं में जी रहे हैं, उन्हीं कर्मों में बंधे हुए हम जी रहे हैं। तो हम अपने गुणों में जी रहे हैं, तो वो तो गुणातीत है, उनको कुछ नहीं लेना देना हमारे कर्मों से। ये किस्मत हमने खुद बनाई। तो इसका एक उदाहरण इस तरह ले सकते हैं क्या कि जैसे माँ बाप जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं और उस समय वो केवल एक दृष्टा बन करके बच्चों को देखते रहते हैं, क्योंकि उनको उस समय ये लगता है कि वो तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, या उन्हें कोई करने के लिए कुछ बचा नहीं हो, सब कुछ कर चुके हैं, तो वहां पर वो रुक जाते हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो बुजुर्ग माता पिता हैं जो सिर्फ हमें केवल देख रहे हैं, अब वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ कर चुके थे, तो उनको कैसे आप लेंगे जीवन में? देखो, हर किसी के पास ना देने के लिए कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने अगर पूरी जिंदगी जी है ना, तो उनके पास एक्सपीरियंस है आपको देने के लिए। वो अभी अपने एक्सपीरियंस से अपनी सलाह दे सकते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सिचुएशंस, उन्होंने अगर एक लंबी भरपूर जिंदगी जी है, तो उन्होंने बहुत सारी सिचुएशंस देखी होती है, और वो हमें सांत्वना दे सकते हैं, हमें एनकरेज कर सकते हैं, इंस्पिरेशन दे सकते हैं, हमें अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसी तरह भगवान, आप कभी भी किसी भी भगवान का मतलब पिक्चर देख लीजिए, कैलेंडर देख लीजिए, भगवान के साथ जो वर्ड्स एसोसिएट होते हैं ना, वो है प्रसन्नता। आप कभी गोपाल जी का, कृष्ण जी का पिक्चर देख के ये नहीं कहते कि कितनी खुशी है इनके चेहरे पे, क्योंकि खुशी का ऑपोजिट है गम, प्रसन्नता का ऑपोजिट नहीं है। प्रसन्नता, क्षमा, भगवान तो हर किसी को गले लगाते हैं। कोई मर्डरर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, सबको गले लगाते हैं ना। तो भगवान से हमें मांगना ही वो चाहिए जो हमें दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, प्रसन्नता दे सकते हैं, मनोबल दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं, कि इस वक्त हमें क्या कैसे करना चाहिए, कोई ना कोई अच्छा सुझाव दे सकते हैं। बाकी जहां तक सवाल रहा ना एस्ट्रोलॉजी का, उसमें ऐसा नहीं है होता, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। पहले तो बुरा नहीं कुछ होता, पहली बात है कि बुरा होता ही नहीं है कुछ। कर्म, मतलब कर्म के लिए ये जो वर्ड है ना कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पता नहीं कितने बुरे कर्म होंगे, इतनी बीमारी को फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा और बुरा कर्म कुछ नहीं होता। कर्म तो सिर्फ मतलब कर्म एक हमारा एक ना बनाया हुआ, हमारी ही सोल डिसाइड करती है कि इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन में हमें क्या सीखना है, कौन सा लेसन सीखना है, हमारा क्या बिहेवियर होगा, हमारी क्या इम्पल्सेस होंगी, हमारी कैसी आउटलुक होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ही टाइम पे महात्मा गांधी हुए और भगत सिंह हुए, दोनों का आउटलुक सेम था कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमें फाइट करना है, ठीक है। लेकिन अब दोनों का बिहेवियरल पैटर्न और इंक्लिनेशन कितनी डिफरेंट थी। भगत सिंह की पद्धति थी एक अलग, गांधी जी की पद्धति थी एक अलग, अहिंसावादी थे गांधी जी। भगत जी थे नहीं, अंग्रेजों को ऐसे नहीं समझ आएगी, उनको सिखाना पड़ेगा। अब आप दोनों में से किसी को गलत कह सकते हो? वेरी ट्रू। इस नजरिए से देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा एक जनरल आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो यही होती है, ये हमने ही कुछ ऐसे कर्म करे होंगे कि जिसकी वजह से, अगर बच्चे भी अच्छे नहीं अच्छे निकले तो भी उसमें हम अपने ही कर्मों को दोष देते हैं।
नहीं, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भगत सिंह के कर्म गलत थे, नहीं, बिल्कुल राइट? नहीं गलत है, बिल्कुल ही वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उनका वो तरीका वही था। उनका तरीका वही था। तो बस हम्म, यही है कि अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस आपका वाणी का है, तो अगर हमें ये भी सब पता है कि मंगल वहां पे बैठे हैं, लेकिन अब मंगल भी तो देव ही है ना, शनि भी तो देव ही है ना, अगर बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, तो बुध है, तो मंगल भी तो देव ही है ना। हम्म, तो जिसने पोलाइट बोलना सीखना है, हम्म, उसके हॉरोस्कोप में मंगल बैठेंगे सेकंड हाउस में, वो कर्कश बोलेगा। जो पहले ही पोलाइट बोल रहा है, जिसके सेकंड हाउस में बैठे ही बृहस्पति है या शुक्र है या बुध है, उसको थोड़ी आप बोलोगे कि भाई पोलाइट बोलना सीखो। तो हम्म, एक आपके अगर दो बच्चे हैं, एक के सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, दूसरे के हाउस में शुक्र बैठा है, तो एक तो प्यार से बोलता है जिसके सेकंड हाउस हम्म, में शुक्र बैठा है, लेकिन हम्म, जिसके सेकंड हाउस में मंगल बैठता है, चाहे वो सच बोलेगा लेकिन वो कर्कश बोलेगा। हम्म, कर्कश बोलने से अब नुकसान तो होगा, चाहे शादी है, चाहे बॉस है, ऑफिस है, आप जितना भी सच बोल रहे हो, लेकिन अगर आप पोलाइटली नहीं बोल रहे तो आपका नुकसान होने वाला है। तो ओके। ये उसकी सोल ये डिसाइड करके आई है ना कि मुझे हम्म। ये लेसन सीखना है। देखिए ज्योति की प्रॉब्लम है कि लोगों को तो ये बात फैक्ट पता ही नहीं ना। हम लोग तो चलिए इस समय जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी जो हमने ये बर्थ लिया है, इसमें हम या जो भी बर्थ हमारा होता है उसमें सोल लेसन्स के लिए आते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं जिनको इनसे स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत से लोग मानते ही नहीं कि इनकारनेशन होता ही है। तो वो तो सिर्फ दोषी देना जानते हैं ना कि कितने भी ज्योतिषों के पास दौड़े तो उससे उनका क्या फायदा हो सकता है। जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम लोग करने जा रहे हैं, तो इससे हमें किस तरह से फायदा मिल सकता है। इससे हमें ना बड़ा अच्छा एक फायदा, देखो फायदे हमें इससे बहुत मिलते हैं। फायदा, हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने जिक्र किया कि किसी के सेकंड हाउस में मंगल है, वो हम्म, कर्कश बोलेगा। अब हम्म, एक कपल है, उनकी आपस में नहीं बन रही है, हम्म, परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, वो आपके पास आते हैं, तो आप उनको काउंसिल कर सकते हो ना। आप फीमेल को बोल सकते हो भाई तुम्हारे हस्बैंड के सेकंड हाउस में मंगल है, वो बात ही थोड़ा सा हार्श करेंगे, अब ये बदल नहीं सकती चीज, अदरवाइज ही इज अ गुड पर्सन। हम्म, तो थोड़ा समझ आएगा ना। यहाँ आप अपनी एस्ट्रोलॉजी का फायदा अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, इंडिया में रहना है, बाहर जाना है। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा जो मुझे समझ आता है हम्म, कि आप अगर आज 500 5,000 लोगों से पूछेंगे ना, आर यू हैप्पी, क्या आप हम्म, लाइफ में खुश हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? नहीं कहीं मिलेगा। हाँ, तो मिलता ही नहीं। नहीं नहीं कहीं मिलेगा ना। अब ये ना का जवाब क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास ना तीन चीजें हैं। हम्म, एक है हमारी डिजायर, हम्म, जो सबकी होती है, हम्म, और दूसरा है हमारी अबिलिटी। वो भी हम्म, हमें प्लैनेट्स बता देते हैं कि हमारी अबिलिटी कैसी क्या है। है। और ओके। तीसरा है हमारी डेस्टिनी। हम्म, इन तीन चीजों को अगर हम इंटीग्रेट कर लेना, अपनी डिजायर, अपनी अबिलिटी एबिलिटी और अपनी और डेस्टिनी। डेस्टिनी। मतलब मान लीजिए आपकी डिजायर है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, हम्म, ठीक है? राइट, राइट। तो उसके लिए अब एबिलिटी क्या चाहिए? उसके लिए एबिलिटी चाहिए ना कि वो दिन में 10 घंटे पढ़े, पढ़े। कोचिंग ज्वाइन करे। तो ये एबिलिटी है आपके बच्चे में, पहले तो आप एस्ट्रोलॉजर से पता कीजिए, या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं ये एबिलिटी। डिजायर के साथ एबिलिटी मैच करनी चाहिए ना। मान अच्छा। लीजिए आपके बच्चे की एबिलिटी नहीं है दस हम्म, घंटे पढ़ने की, वो 6 घंटे पढ़ सकता है, 7 घंटे पढ़ सकता है, तो आप फिर नॉन मेडिकल ऑप्ट कर लीजिए, हम्म, जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, जिसमें सीट्स ज्यादा हैं। मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, मतलब आप अपनी डिजायर को अपनी एबिलिटी के साथ जो कोऑर्डिनेट करें, उसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करें। करें वो जरूरी है। अब ओके। मान लीजिए कि आपका बच्चा बन गया डॉक्टर, हम्म, सीए, इंजीनियर, कुछ भी बन गया, स्टिल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं सेटल्ड है। वो जितना उनको लगता है कि जितना उनकी एबिलिटी है वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत हो जितना गया। उनका फेम मिलना चाहिए उतना उनको फेम नहीं मिल रहा है। आप क्या करें? अब हमारी डेस्टिनी, अगर आपकी डेस्टिनी बच्चे की है आउट ऑफ इंडिया, और आप जितना मर्जी मतलब कोशिश कर ले इंडिया में रह के सक्सेसफुल होने की, नहीं हो सकती।
अपने होम टाउन में जितना मर्जी कोशिश कर ले। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत परेशान होने के बाद इंडिया में उनका काम नहीं चल रहा, 5 साल 10 साल बाहर बाहर जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, नहीं सेट हो पाते, वहाँ बहुत परेशान होकर 4-6 साल वापस आ जाते हैं। अच्छा। इट्स आप अपनी देखिए कि हमारी डिजायर, हमारी एबिलिटी, हमारी डेस्टिनी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर से पता कर ले आपकी डेस्टिनी आउट ऑफ इंडिया है, तो कोशिश कीजिए बाहर जाने की, मतलब चले ही जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी है ही इन होम टाउन इन इंडिया, तो आपको यहीं पे रह के, मतलब इट्स जस्ट कि आपको कोऑर्डिनेट करना है, अच्छे से इंटीग्रेट करना है अपनी डिजायर, अपनी एबिलिटी एबिलिटी और एंड अपनी डेस्टिनी। डेस्टिनी। तो डेस्टिनी तो हम कहते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तब बनती है। तो ये लेकिन लेकिन ये हमारे, इसका मतलब हॉरोस्कोप में ये चीज होती है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, मतलब ये बात हम क्लियर करना चाह रहे थे कि इसका मतलब डेस्टिनी उसमें है। डेस्टिनी पता है कैसे होती है हम्म। लेखा जी? जैसे हम्म। मान लीजिए आपके भाई ने घर बना लिया ओनरशिप पे, हाँ। हाँ। आप आज भी रेंट पे रह रहे हो, हम्म। ठीक है? हम्म। अब आप एस्ट्रोलॉजर पे जाते हो, ही कैन गाइड यू वेरी वेल कि आप अपना, मान लीजिए आपकी किस्मत में है अपना ओनरशिप पे घर बनाना, बट हम्म। लेट इन लाइफ, हम्म। 40 45 50 इयर्स के बाद, हम्म। तो आप फिर 35 पे परेशान नहीं ना होंगे? हाँ, ये भी बात सही है। मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए ही नहीं, और आप हमेशा, आपको लग रहा है यार मेरे हर भाई बहन के पास अपना घर है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपकी किस्मत में है अपना घर बनाना, हम्म। बट आफ्टर 45, तो वो 10 साल आप परेशान तो नहीं ना होंगे? हम्म। आपको आपका मन तो रहेगा ना, हाँ मेरे को बनाना है। उसके बाद इट्स वेरी सिंपल कि मतलब ये कुछ भी इसमें ना इरेशनल नहीं है। हम्म। हमारे जो सिंपल वर्ड्स है ना, जैसे कर्म, कर्मास हमने कह लिए कि हमारे हम्म। कर्म होते हैं, तो हम्म। कर्मों को बहुत अच्छे से हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने 3 हिस्सों में बांटा है। हम्म। एक है संचित कर्म, हम्म। संचित जो जो हम वर्ड है कि हम्म। संचय कर लिया, हम्म। जन्म दर जन्म जो जो भी हमने किया जो हम पास्ट से लेकर आए, इकट्ठा समझे। कर लिया, संचित हम्म। कर्म। हम्म। एक क्लासिफिकेशन है अगामी, वो कर्म हम कर तो आज रहे हैं लेकिन हम्म। रिजल्ट आगे हाँ, जाके मिलेगा, आगे मिलेगा, ओके। आगामी। लेकिन जो आज हमें मिल रहा है ना, वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध। प्रारब्ध इस कि जो हमारा संचित है ना, मान हम्म। लीजिए आपका एक हम्म। फिक्स्ड अकाउंट है, उसमें आपके पास 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए है, हम्म। ठीक है? एज अ रूल, एक रूल है बैंक का कि आप महीने में एक बार ही जा सकते हो बैंक, और उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, उस वक्त आप कितना भी विड्रॉ कर लो, पर आप महीने में दोबारा नहीं जा सकते। हम्म। तो मान लीजिए आप कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को इतना बच्चों की स्कूल फीस देनी है, इतना मेरा राशन लगेगा, इतनी मेरी मेडिसिन लगेंगी, इतना मेरा पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, आप लाख 1.5 लाख 2 लाख निकाल लाते हैं कि हम्म। अब आप 2 लाख निकाल लें महीने का, आपने अपने सारे बिल्स दे दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन 15 डेज बाद आपका मन हो जाता है कि मैं कार खरीद लूं। हम्म। आपके अकाउंट में 50 लाख है, 1 करोड़ है, हम्म। लेकिन आप इस महीने में नहीं जा सकते दोबारा, हम्म। इस महीने में नहीं आप विड्रॉ कर सकते, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट। ये हम्म। समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल मतलब क्लियर। इट्स सिंपल, ये हमारा प्रारब्ध है जो संचित कर्मा में से इस लाइफ टाइम के लिए हमारी हमने सोल ले आती है ना, वो हमारा प्रारब्ध है। बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात बताई है, क्योंकि इस बात को समझने में बहुत मुश्किल होती थी कि जो संचित कर्म है उसको हम किस तरह से, हमारा वो प्रारब्ध बन रहा है, यानी हर महीने हम विड्रॉ नहीं कर सकते, हर लाइफ में एक मतलब लाइफ हर के लिए रोज, एक चीज, हाँ हर रोज हर नहीं है। रोज नहीं आप विड्रॉ कर सकते, महीने में एक बार ही विड्रॉ कर सकते। तो अगर हम इसको कर्मास के स्केल पे ले जाएं, हम्म। तो आप आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आपकी शादी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके पास ओनरशिप पे घर है नहीं है, आप इंडिया में सक्सेसफुल हो, इंडिया से बाहर सक्सेसफुल हो, हम्म। ये सब आपका प्रारब्ध है। एवरीथिंग इज योर प्रारब्ध। तो उससे हमें एक बात समझ आनी चाहिए कि अगर आज मैं डॉक्टर हूँ, या मैं सीए हूँ, या मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तो इसका अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रारब्ध है।
हम्म, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की है तो आप डॉक्टर बने, या आपने बहुत पढ़ाई की है तो आप डॉक्टर बने, ऐसा नहीं है। नहीं ये ये पास्ट लाइफ में करके आए थे, पास्ट लाइफ में करके और ये प्लान करके आए थे कि इस समय हमको ये करना है। तो करना है। अपने प्रारंभ संचित में से हमने इतने कर्म अपने लिए निकाल लिए थे इस लाइफ टाइम के लिए। ध्यान किस चीज पे होना चाहिए हम्म, कि मैं डॉक्टर बन के आज क्या कर रही हूँ, सिर्फ वो आपके हाथ में है। उसका हम्म, मान अभिमान हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन के, सीए बन के, आईएएस ऑफिसर बन के मेरा बच्चा आज क्या कर रहा है, हम्म, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आपके पास आज ओनरशिप पे घर है ना, तो ये आपका प्रारब्ध है। हम्म, अगर आपके पास आज आपकी शादी अच्छी है ना, तो ये आपका प्रारब्ध है। अच्छा, हम्म, पर मान लीजिए कि आपकी शादी नहीं अच्छी हम्म, है, परेशानी चलती है, रोज रोज कुछ ना कुछ इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रारब्ध है। ये भी प्रारब्ध है कि नहीं शादी हम्म, अच्छी चल रही। हम्म, तो एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारी लाइफ में, प्रार्थना। हम्म, सबने सुना है ये वर्ड, राइट, प्रार्थना। बिल्कुल। प्रार्थना के मायने पता है? नहीं, अब आप बताएंगे हमें, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है और जो आपकी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड प्रार्थना का मतलब है वो अलग हो जाता है। प्रार्थना का सिंपल सा मतलब है कि वो जो प्रारब्ध अर्थ बदलने में सक्षम है। हम्म, प्रार्थना वो होती है जो हमारे प्रारब्ध को बदल सके, जिसमें प्रारब्ध को बदलने की क्षमता है, क्षमता, वो प्रार्थना। वो प्रार्थना। हम लोग तो प्रार्थना का अर्थ ये समझते हैं कि बैठ के हे भगवान हमारे बच्चे को ये बना दो, हे भगवान हम 1.25 रुपए 500 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे और आप हमारा ये काम कर दो। तो नहीं नहीं नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ये लोगों जो की जो प्रार्थना देखिए यही होती है ना, भगवान के सामने बैठ के बहुत देर आरती पूजा करी और बहुत उनको रिश्वत दी कि अच्छा आप ये कर दोगे तो हम के लिए ये कर देंगे। नहीं नहीं लेखा जी, हाँ, प्रार्थना पे पहुंचते हैं हम शिक्षा और हाँ, साधना सर, के बाद। हाँ, मतलब बिल्कुल सही बात है, ये that's true। मस्कीन जी बहुत अच्छा सा बताते हैं, सर ही इज नो मोर नाउ, मतलब वो बड़े अच्छे प्रवचन करता थे। वो बता रहे हैं कि हर इंसान की जिंदगी में ना 3 पड़ाव होते हैं, हम्म, हर इंसान की जिंदगी में। शिक्षा किसी को 20 साल तक मिलती है, किसी को 25, किसी को 30। जब हमें शिक्षा से ये एहसास होना कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, हम्म, तो हम साधना पे आते हैं। हम्म, साधना इज सिंपल, मतलब साधना जो हमें साधु बना दे, नियम, मतलब रोज सुबह उठना, रोज सुबह उठ के नहा के मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना या अपना पाठ करना, रोज सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आके बच्चों को देखना, रोज खाना बनाना, ये सब साधना है। हम्म, लेकिन हम साधना से तब आगे बढ़ते हैं जब हमें ये एहसास हो कि हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए, हम्म, तो फिर हम आते हैं प्रार्थना। हम्म, तो प्रार्थना कोई आरती नहीं है, कोई पाठ नहीं है, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन विद द गॉड। हम्म, किसी के लिए स्माइल प्रार्थना है, किसी के लिए आंसू प्रार्थना है। ये पल की है, ये सालों की, महीनों की नहीं है, ये बस हम्म, एक एक दो पर पल की पर की होती है। होती है जिस समय आप कनेक्ट हो गए। और एक्चुअली देखा गया कि जिस समय आप तकलीफ में होते हैं तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और कई बार देखा है कि खुशी में भी आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब है उस समय भी आप कनेक्टेड हैं उनसे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तभी है से ग्रेटिट्यूड से कनेक्टेड कि है। आपकी आंखों में आंसू तभी आएगा जब आप उनसे कनेक्टेड होंगे। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और आपके, हाँ, प्रार्थना आपका प्रारब्ध, मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अगर आप बिल्कुल आप ओनरशिप पे घर नहीं लेके आए तो ओनरशिप पे घर आपका हो रहा है, आप अनहैप्पी मैरिड लाइफ लेके आए हो तो बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ हो रही है, ऐसा नहीं है। हम्म, प्रार्थना मीन्स की मिटिगेशन हो रही है, हम्म, मतलब चीजें अच्छी हो रही हैं। बदलना जैसे शुरू हो जाती है। आप बीमार हुए तो आपने दवाई खाई, हम्म, तो दवाई खाने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी बीमार हुए नहीं हम्म, है। हम्म, कोई वीकनेस तो रह जाती है ना, धीरे बिल्कुल। धीरे 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 इम्प्रूव करते हैं ना। हम्म, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग हम्म, कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, उसका बेस तो है हमारे कर्मास। लेकिन कर्मास को भी उन्होंने बहुत, वेदों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि आपकी जिंदगी में आउटलुक क्या रहेगी। और उसको मतलब हाँ, अगर आपने थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है ना, तो हम्म, आप बड़ी लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हैं कि
जिंदगी में क्या होने वाला है, इस जातक की जिंदगी कैसे रहने वाली है, अभी इसका हेल्थ वाइज कैसे चलने वाला है, इसका प्रोफेशन वाइज कैसे चलने वाला है, बड़ा लॉजिकल है। फिर उसमें उतना ही लॉजिकल है कि जैसे प्लैनेट्स की रेमेडीज होती हैं कि हम क्या क्या करें तो हमें फायदा हो सकता है। लेकिन कर्मा थ्योरी इसलिए है कि बहुत सारे लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि आपने कहा था दान कर दो, ये दान कर दो, वो दान कर दो, आपने कहा था इतने पाठ कर लो, इतने व्रत रख लो, तो क्या मेरा नहीं हुआ? बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है ये। बिल्कुल। पर बात तो ये है ना कि पहले आप मान तो लीजिए ना कि ये मेरे कर्म है। जिस दिन आप ये मान लोगे ना ये मेरे कर्म है, मेरी सोल ने ऐसा डिसाइड किया था कि मेरे को ये सीखना है, आज मुझे टफ लग रहा है, तो फिर उस दिन आप जो पाठ करेंगे ना, आप जो दान करेंगे ना, तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे, मन लगा के करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेंगे। टेस्ट करने के लिए नहीं करेंगे कि अच्छा ठीक है मैं पाठ करके देख लेती हूँ, अच्छा मेरे को पंडित जी ने बोला था दान करना, मैं करके देख लेती हूँ। तो वहां पे डाउट आ गया, डाउट आ गया। आप एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट करने चले हैं, आप फिर देवों को टेस्ट करने चले हैं कि मंगल देव ऐसा कर रहे हैं, अच्छा दान करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक होता है कि नहीं होता। नहीं होता है। तो फिर वहाँ वो मतलब जब तक पूर्ण श्रद्धा, पूरा अटैचमेंट, पूरा ध्यान जो कहते हैं पूरा उस चीज में हो, तब उसका आपको पूरे फल मिल। हाँ, श्रद्धा पूरा होनी एक चाहिए, फेथ कि मेरे कर्म है। विश्वास मेरे कर्म है और इसलिए मुझे ये झेल, मतलब ये तकलीफ है, और इससे अगर मुझे निकलना है तो मुझे प्रार्थना करनी है, और जो बताया गया है उसको मैं उस पूर्ण श्रद्धा के साथ करूं, तो उसका फल मुझे मिलेगा। लेकिन ज्योति जी, आप सहजता से, सरलता से चीजों को बता रही हैं, ये हमने बहुत जगह देखा, लेकिन उसमें ये करा हमने भी है, क्योंकि बहुत परेशानियों से गुजरे, बहुत कुछ करा हमने। फाइनली एक स्टेज आई जब मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। लोग बहुत सी बातें बताते थे, लेकिन वो होती नहीं थी। एक छोटी सी बात थी, हमारी जब हमारी बहू प्रेग्नेंट थी, तो उस समय एक हमारे पंडित जी थे गोरखपुर के, वो टाइम जिस समय आप पहुंचते थे, जिस पल आप उनके पास पहुंचे, वो उससे कुछ वो अपना चार्ट बनाते थे और उससे वो बताते थे। उनके पास मुझे बहुत, मतलब बहुत बुजुर्ग थे, और बहुत ज्यादा लोग उनके पास आते थे, तो हम भी कहते ऐसे ही, मतलब बेटा बहू तो नहीं राजी थे। मैंने कहा चलो मिलाते हैं, तो प्रणाम करके आते हैं इतने बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारे बेटा होगा। पता नहीं, लेकिन मुझे उसी समय लगा कि नहीं, बेटा तो नहीं है, मतलब अंदर से एक इनर वॉइस आई कि नहीं बेटी हो, उसको बेटी हुई। तो वहां पे जब ये दिक्कत हुई, तो हमने कहा भाई अब उनको हम नकार भी नहीं सकते, जो बात उन्होंने बताई थी। अब तो खैर वो नहीं है, पुरानी बात हो गई, बट इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स होते थे कि बता दिया। हम तो उनमें से जो बता दिया गया मेरे लिए वो फाइनल होता है। हाँ। हेलो, आपकी क्लास हो रही है, यस। आप बुआ के पास चले जाओ, बुआ हाँ, वो ऐसे हाँ, है लेखा जी। इसमें ना जो आप बता रहे हो ना वो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो कि हम जाते हैं और पंडित जी एक चार्ट बनाते हैं, वो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक हिस्सा है। उसमें अ, मतलब जब जिस वक्त आप गए ना, जैसे जब आप अपना हॉरोस्कोप लेके भी पंडित जी के पास जाते हो, तो वो आपका जन्म का समय और तिथि देखते हैं ना, और एक चार्ट बन जाता है। हाँ, तो इसी हाँ, तरह से मतलब ये मानना है कि जब आप पंडित जी के पास गए तो आपके मन में एक सवाल था, हम्म, तो सवाल का जन्म उस समय हुआ, उस तिथि में हुआ, उस जगह में हुआ, हम्म, तो उन्होंने एक चार्ट बना लिया हम्म, और उसका जवाब दे दिया। हम्म, और उसमें कई बारी इस तरह से होता है कि थोड़ा बहुत टाइम का फेर बदल हो जाता है। हो जाता देखो है। प्लैनेट्स नहीं झूठ बोलते, हमारी रीडिंग जितनी पक्की है। और दूसरी बात ये कि आप अम, जैसे आप बता रहे हो ना कि उनके पास बहुत सारे लोग आते बहुत थे सारे और लोग आते एक ही टाइम पे बहुत सारे मतलब सवाल लग गए ना, उसमें लगन नहीं बदला, चीजें बदली नहीं है, तो उसमें मतलब उसमें भी, पर अगर आप अपनी टेक्निक में पक्के हो ना तो आंसर हो जाते हैं। बस इसमें यही है कि आप जितना पक्के हो उतना। हैं। पर बात तो फिर ये है ना लेखा जी कि मतलब आपने पता नहीं अब पूछा कि नहीं पूछा कि बेटा होगा या बेटी होगी,
नहीं मेरी पूछा तरफ नहीं से। था, हमने पूछा नहीं था, वो उनका अपना था कि उनके मुंह से स्वतः ही निकला, क्योंकि मुझे कभी इस चीज की फर्क नहीं था मेरे लिए कि बेटा होगा या बेटी। ये था कि जो भी आए स्वस्थ रहे। तो मन में ये प्रश्न नहीं था मेरे, क्योंकि मुझे बेटी की चाह भी बहुत थी कि मेरे पास बेटी नहीं है घर में तो बेटी आए। मेरे दोनों बेटे थे तो मुझे बहुत बेटी की चाह भी थी। तो वो एक इशू नहीं था मेरे लिए। लेकिन क्योंकि दो तीन चीजों में ऐसा हुआ कि नहीं वो चीज आ पाई, तब मुझे ये लगने लगा कि कहीं पर रीडिंग में कुछ तो प्रॉब्लम होती है कि मैं तो पूरे विश्वास से जा रही हूँ ना कि जो मुझे बताया जाएगा आई विल डू इट। और मैं हूँ भी बहुत इसमें श्रद्धा भी मेरी बहुत रहती है कि हाँ जो कहा गया उसे मैं करती हूँ पूरी तरह से, मैंने हमेशा करा। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि लगने लगा नहीं अब छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी बात से मुझे बहुत पिछली बार भी जो आपने बात बताई थी उससे मैं बहुत कन्विंस थी, क्योंकि दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। So when this things start happening, then you understand कि yes, the knowledge तो सही है, but किस रूप में आप तक पहुंचे, that is the point. हाँ, ये बहुत मैटर करता है कि इसमें ना, इसमें मतलब ये बहुत मैटर करता है जिस तरह से हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी है हाँ। एक बड़े सीरियल ऑर्डर में कि एस्ट्रोलॉजी का रैशनल क्या है, किस हम्म। पर बेस्ड है, बिल्कुल। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है, वैदिक हम्म। एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, और आगे आगे ये फिर प्रिडिक्शन इसमें कैसे की जाती है, तो वो बहुत मैटर करता है। और जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हम एक पंडित जी के पास चले जाते हैं तो उन लोगों के लिए ना बिल्कुल ही ये गुरुमुख विद्या हो जाती है कि वो लोग कभी क्लासेस में बैठे नहीं होते, उनको उनके फादर्स ने या उनके गुरुजी ने जितना बता दिया उसमें हम्म। से उनको जितना याद रह गया, कुछ हम्म। मोटे मोटे पॉइंट्स उनको याद रह जाते हैं। बिल्कुल हाँ। तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने अध्ययन नहीं नहीं भी किया, किया होता। क्योंकि ये देखिए आप अगर मंदिरों में आप देखिए तो हर कोई बैठा हुआ वो जो कहते हैं ना भाग्य बांच रहा है, तो उसमें कैसे कोई भाग्य बांध सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो यहीं पर आकर के दर्शकों इस चीज को बहुत जरूरी है समझना कि जब आप ज्योतिष के बारे में अपने बारे में जानना चाहें तो किसी सही ज्योतिषी के पास जाएं जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि फिर हमारा किसी भी विद्या पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है जो हमारे वेदों में जैसा ज्योतिष जी बता रही जो लिखा हुआ है वो तो गलत हो नहीं सकता है। सिर्फ हमारा ज्ञान कितना है वो उस पर सब कुछ निर्भर करता है। उसमें ना लेखा जी आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके दो तीन रीजंस हैं कि एक तो पहला रीजन है कि जब मुगल्स ने हमारे पे मतलब वॉर्स होती थी तो आपको याद होगा नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय पूरी कर जला दी। दे पूरे पूरे। वो हमारा वो सब जला देते थे और वहाँ इवन झांसी का भी सारा जितना लिटरेचर तो उन्होंने सारा हमारा खत्म कर दिया। तो किसी भी कौम को खत्म करने का यही तरीका है कि उसकी संस्कृति पे वार करो, उसका लिटरेचर खत्म कर दो तो संस्कृति जो है वो पूरी सभ्यता खत्म होने की कगार पे आ जाती है। एक लेकिन और भी रीजंस हैं। एक रीजन ये था कि पहले ना जिंदगी बड़ी सरल होती थी। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, उसको कुछ गिफ्ट देते थे, कोई मिठाई देता था, कोई फल देता था, हम्म। तो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता था। उस टाइम पे ना हमारी लिमिटेड नीड्स बहुत लिमिटेड होती। हम्म। आज हर किसी की नीड्स बहुत ज्यादा है। लोग मतलब आज भी चाहते हैं कि आज मतलब पंडित जी के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनको भी मन है कि मेरे बच्चे कॉन्वेंट में जाए या कुछ। तो जो उनका अर्निंग का तरीका तो यही है। तो हम्म। वो अगर उसमें लोग ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते हैं। पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हॉरोस्कोप कम से कम टाइम में देखना चाहते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक गुरुमुख विद्या रही है। अब हम्म। एक पंडित जी के पास बहुत अच्छा मतलब नॉलेज है, हम्म। लेकिन वो अपनी नॉलेज सबको नहीं सिखाएंगे, अपने बेटे को सिखाएंगे, हम्म। ताकि उसका काम मतलब आपने कहा ना, हाँ जी हम्म। उनको तो सब बहुत मानते हैं, तो वो सबको नहीं सिखाते थे, अपने ही बेटे को सिखाते थे कि ये मेरे प्रिंसिपल्स। इस तरह से ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स लुप्त ही हो गए हैं लुप्त हो गए। कि उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को सिखाया, बेटे ने सिर्फ अपने बेटे को सिखाया, किसी ने मतलब ऐसे किसी को आगे आगे ओपन आगे नहीं किया। बढ़ाया नहीं, चीज को हाँ, बढ़ाया नहीं कि अगर जो कहते हैं कि विद्या फैलाओ तो फैलती है, लेकिन वो कि चूंकि रोजी का साधन हो गई थी इसलिए शायद उन्होंने रोजी नहीं। का साधन हो गई थी। और
एक रीजन ये भी रहा कि ओल्डन टाइम्स में ना आपने सुना होगा कि हर राजे के दरबार में हम्म, ज्योतिषी होता हाँ बिल्कुल। था। तो वो क्या करते थे कि जो राजा था या नोबेल्स थे वो तो पूरा फायदा उठाते थे। जो गरीब जनता होती थी ना तो वो उनका मतलब एक्सेस नहीं होता था ज्योतिषी तक। हम्म, फिर हम्म, क्योंकि ज्योतिषी को भी चाहता था कि मैं नोबल्स देखूं, राजा को देखूं तो मुझे सोना मिले, चांदी मिले। तो हम्म, जब वो लोग एक टाइम आया कि अंग्रेज आ गए, राजे खत्म हो गए और लोगों की नीड्स बढ़ने लगी, ये कॉन्वेंट स्कूल्स आ गए, हर किसी को गुरुकुल नहीं रहे, हर किसी को अपने बच्चे को एक्सपेंसिव स्कूल में डालना है। तो आम लोग जाने लगे, जब कॉमन लोग जाने लगे ना तो ज्योतिषियों ने वो सब निकाल लिया कि आपकी साढ़े सती चल रही है, आपका ये राहु केतु का पीरियड चल रहा है, हम्म। आपको इतनी पूजा करवानी होगी, इतना ये करना होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। साढ़े सती का हमारे वेदास में कोई जिक्र है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, ओके। वो ये होते ही नहीं है। मतलब वेदास उसको नहीं मानते। नहीं मानते। वेद और ये हमारे तो आपने बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि ये तो आम भाषा में अगर आप देखिए तो हर किसी की साढ़े सात ही चल रही है। दूसरे मंगल के ऊपर तो इतना होता है कि बच्चा मंगली है तो उसकी शादी ही नहीं होगी। उसको जाके उज्जैन में एक मंदिर है, वहां पे मैंने देखा है कि लोग मंगल की पूजा करवाते हैं कन्या को या वर को ले जा करके, और मांगलिक या वहां भी मांगलिक पूजा दोष। करते हैं। हाँ, बनारस में बड़ी लंबी 8-10 दिन की हाँ, पूजा होती है। हाँ, मैंने तो उज्जैन वाली देखी थी। तो मतलब ये सब चीजों का कहाँ तक सिग्निफिकेंस है, आर दे करेक्ट? नहीं, हमारे ऋषि कहते हैं कि अगर मंगल ने आपका कुछ खराबी करना होता तो उसका नाम अमंगल होता, फिर मंगल क्यों होता। इतनी मतलब दर्शक बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मतलब सारे मिथ को तोड़िए। हमारे ऋषि मुनि फिर उस प्लेनेट का नाम अमंगल रखते ना, मंगल नहीं रखते। मतलब बहुत वो सही। तो वो अमंगल नहीं है, वो नहीं। मंगल है। वो रीजनिंग और लॉजिक का प्लेनेट है। वो उसका अच्छा होना, अगर वो प्लेनेट अच्छा है ना, हर बिजनेसमैन के हॉरोस्कोप में वो प्लेनेट एक बहुत अच्छा प्लेनेट होता है। वो इतनी अच्छी रीजनिंग और लॉजिक देता है ना कि मतलब आदमी सामने बैठे बैठे देख लेता है कि सामने वाला मेरे से क्या चाहता है, वो मेरे से क्या फायदा चाहता है, वो क्या प्रपोजल लेके आया है। हर एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप में मंगल बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठता है। डीप कंसेप्ट्स की पकड़ ही मंगल की वजह से कौन से ग्रह में होता है ज्योति जी? मंगल। कौन से हाउस में होता है एस्ट्रोलॉजर्स का मंगल? हाउस तो नहीं मैम, डेबिलिटेटेड होता है तो बहुत अच्छे, नहीं, मतलब जैसे आप बहुत अभी, डीप हाँ। अंडरस्टैंडिंग दे देता है। ओके। नीच का हो जाता है ना जब नीच का मंगल, हो जाता है, मतलब प्लैनेट्स उच्च का होके भी बहुत फायदा देते हैं, प्लैनेट्स नीच का होके भी बहुत फायदा देते हैं ओके। हमारे वेदों के अकॉर्डिंग। मतलब हर, अगर आपका प्लेनेट उच्च का है तो आप में बहुत हिम्मत है, आप रिस्क ले सकते हो, आप बिजनेस करिए। अगर हम्म, आपका मंगल नीच का है तो आपको बहुत डीप कंसेप्ट समझ आ सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाइए जहाँ, या साइंस में बहुत डीप कंसेप्ट देखो। आपकी किस्मत में पैसा है ना तो वो आ ही जाएगा, उसमें हम्म, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप हम्म। जेन्युइनली वो परस्यू कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बात फिर वही आती है कि आपका अबिलिटी, आपकी डिजायर, आपके ज्यादा डेस्टिनी। डेस्टिनी। आप हम पैसे अर्न करने के चक्कर में बच्चे को बोलते रहते हैं बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा सीए बन जाओ, बस ये कर लो। उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको सक्सेस कैसे मिलेगी। मतलब सक्सेस अगर आपको चाहिए ना तो अपनी डिजायर, अपनी अबिलिटी, अपनी डेस्टिनी को इंटीग्रेट कीजिए। बहुत ही सुंदर बात है। तो और ये साढ़े सात ही का भी मिथ आप तोड़ ही दीजिए, आज लोगों को जो इतना ज्यादा बताया जाता है, ये क्या चीज है? साढ़े साथ ही कुछ भी नहीं है। जब जहाँ पे हमारा चंद्रमा है ना, चंद्रमा हमेशा हमारी मनोस्थिति मनोस्थिति दर्शाता है। हाँ, ठीक ठीक है है। कि हाँ, हमारी मनोस्थिति क्या है। राइट। तो अगर चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा के पिछले घर में शनि हो, 12वें घर में शनि हो, चंद्रमा के ऊपर शनि हो, चंद्रमा से एक घर आगे शनि हो, तो वो परेशानी देता है क्योंकि शनि डिप्रेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। तो अब शनि हर घर में 2.5 साल लेता है, तो वो 3 घरों में 7.5 साल लेगा।
अगर चंद्रमा से 12वें घर में शनि होगा 2.5 साल लेगा, चंद्रमा के ऊपर शनि होगा, चंद्रमा वाले घर में शनि होगा ट्रांजिट में गोचर में तो 2.5 साल लेगा, और चंद्रमा से दूसरे घर में शनि होगा तो 2.5 साल लेगा, तो टोटल 7.5 साल लेगा। लेकिन वेद कह रहे हैं कि अगर शनि तंग करता है तो सूर्य भी तंग करता है, मंगल भी तंग करता है। मंगल भी तो चलते चलते, प्लैनेट्स तो सब घूमते जा रहे सब हैं, घूमते, हाँ। तो चलते चलते मंगल भी आपके चंद्रमा से 12वें घर में आ रहा है, चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, चंद्रमा से आगे दूसरे घर में आ रहा है। चलते चलते सूर्य भी आपके चंद्रमा से 12वें घर में आ रहा है, आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, और आपके चंद्रमा से दूसरे घर में आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सूर्य सिर्फ 3 महीने का पीरियड लेता है, क्योंकि सूर्य हर घर में 1 महीना लगाता है, और मंगल 4.5 महीने का पीरियड लेता है, क्योंकि वो एक घर में सिर्फ 1.5 महीना लगाता है। 12वें घर में 1.5 महीना, चंद्रमा के ऊपर 1.5 महीना, चंद्रमा से आगे 1.5 महीना। लेकिन शनि का टाइम लंबा हो जाता है, वो 7.5 साल लगाता है, तो उसमें परेशानी थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि टाइम, मतलब देखो आपकी अच्छी भली जिंदगी चल रही है, आपका बिजनेस ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ ठीक है, तो बीच में 3 महीने टफ आ गए, आपका थोड़ा प्रॉफिट्स रुक गए, या आपको वर्कर्स के साथ कोई परेशानी हो गई, तो वो 3 महीने निकल गए, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। अगर आपके 4.5 महीने निकल गए तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन 7.5 साल का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, तो उसमें फिर इशू रहता है। तो उसको पंडितों ने डराने के लिए कर दिया है कि भाई ये हो जाता है, कहते सिर्फ। तो पंडित उस चीज को ना बहुत वो एग्रीवेट कर देते हैं कि अरे आपकी 7.5 चल रही है, आपको तो बहुत परेशानी हो जाएगी, आपको तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि बड़े मजे की बात आपको बताऊं कि जब अगर वाकई 7.5 चल रही हो ना, और आपके 7.5 साल बीत जाए, तो आप रियलाइज करोगे कि इस 7.5 साल में मैंने बहुत ग्रो किया है। 75% ऑफ द पीपल ग्रो करते हैं, उनका कोई ना कोई एसेट बन जाता है, किसी का ओनरशिप पे घर बन जाता है, किसी की ऑफिस की बिल्डिंग बन जाती है, किसी के बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, किसी का बच्चा बाहर चले जाता है। इस चक्कर में होता क्या है कि वो पैसे ना उस टाइम पे अपने ऊपर नहीं स्पेंड कर पा रहे होते, खर्च हो जाते हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती है। तो पंडित जी आपको बोल देंगे अरे अरे आपकी तो 7.5 चल रही है, आप तो बहुत परेशान रहने वाले हो, आप तो खर्चा नहीं कर पाओगे, आप तो टाइट हो जाओ। नहीं तो इस हिसाब से जैसे आप बता रही कि 7.5 साल रहते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए इंसान को? जैसे इस समय है तो प्रार्थना ही एक जरिया है, या और कुछ भी कोई कर सकता है? जैसे मान लीजिए बताया गया 7.5 की है, तो क्या करना चाहिए? देखो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि जैसे अगर सूर्य चंद्रमा के ऊपर आएगा 3 महीने बीत जाएंगे, या मंगल चंद्रमा के ऊपर आएगा 4.5 महीने बीत जाएंगे, तो 7.5 साल भी बीत ही जाएंगे। वक्त तो रुकता नहीं। अगर आपके मन को ये पता हो ना, अगर आपको ये पता हो ना कि सिर्फ ये इफेक्ट ही इसीलिए आ रहा है, मुझे इसलिए थोड़ी डिप्रेसिव फीलिंग हो रही है, या मुझे इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि शनि चंद्रमा के ऊपर आया हुआ है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इट्स वेरी सिंपल कि प्रार्थना भी आप किसको कहते हैं कि मान लीजिए हनुमान चालीसा ही है। अभी हनुमान चालीसा का क्या मीनिंग है? हनुमान जी थे ना, सिंपल सा है कि वो जब लंका में गए ना सीता माँ को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने हर रूम खोला खोला, तो एक रूम में ना उन्होंने देखा कि रावण इतना पावरफुल है कि उसने ना शनिदेव को उल्टा लटकाया, तो और बांस की रस्सियों से बांधा हुआ है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि वो बांस की रस्सियां खोल दी। जब वो खोल दी तो जहां जहां बांधा था ना, वहां वहां बांस की वजह से ब्रूजेस आ नहीं जाते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी ने शनिदेव को ना वहां वहां सरसों का तेल लगा दिया। तो जैसे ही उन्होंने लगाया ना, तो शनिदेव तो बहुत पावरफुल है, उन्होंने उसी वक्त हनुमान जी को ब्लेस किया कि जो आपकी आराधना करेगा ना उसको मैं कभी नहीं परेशान करूंगा, और जो ये सरसों का तेल है इसमें हीलिंग पावर्स हैं फॉर एवर।
अगर आज भी आपको ओरिजिनल सरसों का तेल मिल जाए ना, तो उसमें हीलिंग पावर्स है, पावर वो से आपकी बहुत स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सॉल्व कर सकते। देते हैं। तो फिर हनुमान जी, जब उनकी मदर ने बोला ना बचपन में कि भूख लगी है तो आसमान में ऊपर ऊपर ना लाल लाल रंग के फल है, फल रहे हो वो खा खा लो। लो, तो उनको ऊपर जब उन्होंने देखा ना, उनको सूर्य देव नजर आए, उन्होंने तो सूर्य को मुंह में डाल दिया। हम्म। तो फिर सब देवताओं ने आके बहुत रिक्वेस्ट की हनुमान जी से कि सूर्य को छोड़ दो, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो जब उन्होंने छोड़ा ना, तो अब सूर्य देव भी जो हनुमान जी की आराधना करते हैं उसको कुछ नहीं कहते। क्योंकि उन्होंने उनको छोड़ दिया था। हाँ, तो अब फिर उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बना लिया। तो जब उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बना लिया, तो अक्सर राहु आता है सूर्यदेव को ग्रहण लगाने। तो जब आया राहु सूर्यदेव को ग्रहण लगाने, तो उन्होंने राहु को गले से पकड़ लिया कि ये तो मेरे गुरु है, इसको कैसे तुम ग्रहण लगाओगे। तो राहु भी हनुमान जी से डरते हैं। और जो मंगल देव है वो तो आराधना ही हनुमान जी की करते हैं, वो तो हनुमान जी के आगे कुछ बोलते ही नहीं है। कितना तो सिंपल आप आप। एक सिंपल हनुमान चालीसा का पाठ अगर श्रद्धा से कर लेते हैं ना, तो आपके हॉरोस्कोप में सूर्य, शनि, राहु और मंगल ठीक हो जाते हैं। सब कुछ तो ठीक हो गया। तो फिर बाकी क्या रहा? भाग्य से। बहुत सुंदर। तो बहुत ही बढ़िया आज आपका वार्तालाप है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा नॉलेज मिला। देखिए हम लोग कितना डरते हैं हर चीज से, और कितना सिंपल तरीका उन्होंने बता दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए मगर श्रद्धा से करिए, तो सारे आपके दुख दर्द जो है वैसे ही दूर हो जाएंगे। लेकिन ज्योति जी उतना तो रखिए कि लोग आपके पास पहुंचे। देखो इसको, मतलब देखो, हर मतलब एज एस्ट्रोलॉजर हमें बिल्कुल डरना या घबराना नहीं चाहिए। बात तो वही है कि हम ये एस्ट्रोलॉजर होके एस्ट्रोलॉजी का ना माने, मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिलेगा, जैसे नहीं कैसे। मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी नॉलेज ओपन कर दूंगी तो लोग आएंगे नहीं, क्या होगा कैसे नहीं, ये यही इसी की वजह से यही डर होता एस्ट्रोलॉजी है, खराब ये होती है डर भी होता है लोगों में कि हमारी विद्या चली जाएगी तो दूसरे सिखा लेंगे। कि लेकिन दूसरे आपका सिखा लेंगे, आपका लोग ज्ञान कहाँ आएंगे जाएगा? नहीं। जो आपका ज्ञान है वो कोई नहीं ले सकता, सबसे पहली चीज ये समझने की होती। और ये जो 7.5 वर्ष का है ये भी तो हमारे प्रारब्ध में से ही तो आएगा। अगर ये 7.5 साल हमारे पास इसके हैं तो इसका मतलब है ये भी हमने अपने आप चूज करा था कि इतने समय हमको ये कष्ट या परेशानियां हमको झेलनी है। तो हमने अपने बैंक से इतना पैसा निकाला था कि हम कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे और कहाँ नहीं कर पाएंगे, तो वो भी तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है इसके लिए भी। नहीं नेहा जी, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है कि 7.5 में हम वाकई ही बहुत ग्रो करते ग्रो हैं, हमारा करते कोई ना कोई एसेट बन जाता है, कुछ ना कुछ हैं। हमें ऐसा मिल जाता है। मतलब शनिदेव तो सिर्फ हमारा टेस्ट ही ले रहे होते हैं। मतलब हमारे एक टीचर है, वशिष्ठ सर है, PR वशिष्ठ सर, बहुत अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं शुक्र भी प्रेम का कारक है और शनि भी प्रेम का कारक है। वो कहते कोई फर्क ही नहीं है, शुक्र भी प्रेम से रिलेटेड है और शनि भी प्रेम से रिलेटेड है। सिर्फ फर्क इतना है कि शुक्र आपको दुनियाई प्रेम की तरफ ले जाएगा और शनि आपको प्रभु से प्रेम की तरफ ले जाएगा। आध्यात्मिक प्रेम। मतलब अगर आपका 7.5 चल रही है या शनि की दशा चल रही है, तो आप प्रोग्राम बनाओगे डिनर का, किसी हिल स्टेशन पे जाने का, आपका कैंसिल होगा ही। वो इसलिए नहीं कैंसिल होगा कि शनिदेव आपको फ्रस्ट्रेशन देना चाहते हैं, वो इसलिए कैंसिल होगा कि शनिदेव कह रहे हैं कि इस वक्त तो तुम उसमें आओ ना, पिलग्रिमेज में आओ, हरिद्वार आओ, काशी विश्वनाथ आओ। इस वक्त तुम अपनी मतलब अपने घर में कोई पूजा पाठ हवन रखो, फैमिली के साथ बैठ के अपना सेलिब्रेट करो, अपना बर्थडे, कोई एनिवर्सरी। बहुत अच्छा बताते हैं। मतलब जो लोग वाकई वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कहते हैं कि जब आपकी 7.5 चल रही है ना, तो उस वक्त प्रेम भगवान की तरफ कर लीजिए, लगा लीजिए। उस वक्त ना अपने ये दुनियाई प्रोग्राम बनाइए, और जब आपकी दूसरी दशाएं चल रही है तब कीजिए। हर बहुत सुंदर। वक्त का अपना ही अपना मजा है। अपना ही मजा है। बहुत सुंदर ज्योति जी, आज बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत ज्ञान मिला और बहुत सारे मिथ्स टूटे। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी जिंदगी में रहता है हर वक्त का डर और क्या करें क्या नहीं करें, वो आपने आज बिल्कुल तोड़ दिया।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नंबर जल्दी से लोगों को फिर से बता दीजिए कि जिसमें लोग आपसे फिर कनेक्टेड रहे। 9815406798। तो दर्शकों, आशा है आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपको डर लगता है किसी बात से, तो आप ज्योति जी को कांटेक्ट करें, तो वो बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा, कितने लोगों का इससे फायदा होगा, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जब आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि जो हमारे अंदर, जो उन्होंने बताया, कर्म बताया, संचित प्रारब्ध, और कौन से बताया था, आगामी 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 क्रिया क्रिया मानकर क्रिया हम मान कार्य कर करते करते हैं। तो ये सारी चीजों पे भी हमको ध्यान रखना है, और आध्यात्म की तरफ बढ़ना है। हनुमान चालीसा रोज प्रेम से पढ़ना है, तो हमारे बहुत सारे जो प्रारब्ध कर्म है वो हमारे धीरे धीरे कम होंगे। और अपने बैंक से उतना ही पैसा निकालिए जितना रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा ना निकाले। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत बहुत मजा आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लव Thank यू, you. थैंक यू, Thank you, Lekha ji, and थैंक thank you, everyone. थैंक It's a यू। great pleasure.